आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, जी हाँ, जिसमें आईपीओ बाजार की हर हलचल को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आज लिस्टिंग भी हुई है, कुछ आईपीओ खुले भी हुए हैं, क्या वहाँ पे पैसे लगाने चाहिए कि नहीं, ग्री मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और ख़ासतौर से ऐसे बाजार में जब थोड़ी सी अनिश्चितता हावी होती हुई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में आईपीओ बाजार में कहाँ पैसे लगाएं कहाँ ना लगाएं, ये जानना बड़ा ही आवश्यक है। और आस्था जी की तो कमान जो है वो इस विषय पर काफ़ी पैनी है, और बहुत सारे लोग आईपीओ बाजार पे हलचल जानना चाहते हैं यहाँ पर कि क्या करना चाहिए। हर्ष हमारे साथ तमाम नंबर्स लेके जुड़ चुके हैं। हर्ष, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? जी, तो आज बेसिकली सर 3 कंपनियों की लिस्टिंग हुई और 2 आईपीओ की शुरुआत हो गई, और एक आईपीओ तो ऐसा है जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम तेजी से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले लिस्टिंग की बात कर लेते हैं, पटेल रिटेल की बात कर लेते हैं, वहाँ से शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। आप ये देखिए, जो आईपीओ प्राइस था 255 रुपये के आसपास था, और एनएससी पे जो सबसे ज़्यादा जो आईपीओ तमाम आईपीओ की लिस्टिंग है उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम आता है। 300 रुपये पे एनएससी पर लिस्ट हुआ, करीब 17.5% से ज़्यादा का यहाँ पे लिस्टिंग गेंस मिलते हुए देखिए, और बीएससी पर 305 रुपये के, यानी कि करीब 19.61% के आसपास लिस्टिंग गेंस हुए हैं। दूसरी कंपनी अगर हम लोग बड़े यहाँ पे विक्रम सोलार की बात कर लेते हैं, यहाँ पे विक्रम सोलार की जो काफ़ी ज़्यादा बस था, लेकिन वो जो आप देखिए कि कैसा धुंधला पड़ता हुआ दिखा। यहाँ पे 332 रुपये का प्राइस बैंड था, यहाँ पे 338 रुपये पर लिस्ट हुआ, 1.81% के आसपास, और बीएससी पर देखें 340 पर लिस्ट होता दिखाए, करीब 2.4% के आसपास। यहाँ पे तीसरे आईपीओ की भी हम लोग बात करते हैं, श्रीजी शिपिंग आईपीओ की। यहाँ पर इसकी भी लिस्टिंग हुई, 252 का प्राइस बैंड था, 270 के ऊपर आसपास लिस्ट होता देखा, करीब 7% के आसपास के लिस्टिंग गेंस एनएससी पर, और बीएससी पर 271 रुपये 85 पैसे, यानी कि 8% के आसपास इसके लिस्टिंग गेंस हुए हैं। चलिए, तो ये फिलहाल के हिसाब से एक एक करके जरा स्क्रीन पर सबके ग्राफिक्स लेते आइए, और आस्था मैम को स्क्रीन पर। मैम, विक्रम सोलार से ही शुरू करते हैं। अभी हम लोगों ने बातचीत की उसके ऊपर कि यहाँ पर जो है करीब 11 एफआईआर दर्ज की गई, आपने डिटेल में बताया उसके बारे में। क्या करना चाहिए अब जो लोग, क्योंकि इस सेगमेंट को काफ़ी बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, काफ़ी लोकप्रिय है हमारा ये सेगमेंट। मैम, कैसे क्या सलाह देगी आप अभी विक्रम सोलार को लेकर के? देखिए, विक्रम सोलार पहले तो मैं बताना चाहूंगी, हमने जब रैंकिंग किया था तो पहले नंबर पे इसे रखा था। ऑल्दो लिस्टिंग केवल 2.5% हुआ, लेकिन जो इसने रफ्तार पकड़ी, अभी 10% तेज है ये अपनी इश्यू प्राइस से। तो इसने उसके बाद कैचअप किया, और बीच में तो काफी 12-13% भी तेज था। तो मेरा कहना यही है कि ये आईपीओ का साइज बड़ा था, हमने इसको टॉप पे रखा था कि इसमें अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हैं, और लिस्टिंग भी अभी तो ठीक ठाक ही लग रही है, 9-10% की। प्रॉफिट बुक करिए पार्शियली। मैं कुछ मुनाफा वसूल करने की जरूर सलाह दूंगी। मेरे हिसाब से इसमें जो अपसाइड है वो 385 से 400 तक का मेरे को लगता है। इनफैक्ट आज का हाई 381 का है, तो मेरा पहला टारगेट 385 का था। 4-5 रुपए का ही फर्क रहता है आज के हाई से। तो अब यहाँ से हाई 385 से 400, उससे ज्यादा अभी तो नहीं लगता। देखिए, हाल फिलहाल में फिर नतीजे आने लगेंगे, मैनेजमेंट यहाँ कुछ कमेंट्री देंगे, उसके बाद की रिवर्किंग की पूरी एक अलग बात हो जाती है। तो पार्शियली मुनाफा वसूल तो जरूर करना चाहिए। मार्केट का मूड भी अभी ठीक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा और तेज हो जाएगा तो हमारा मुनाफा कम होगा, लेकिन हमारी कैपिटल सेफ रहनी चाहिए, कैपिटल लूज नहीं होनी चाहिए। मार्केट का मूड खराब है, और इन्होंने प्राइसिंग काफी अच्छी खासी कर ली थी, टेबल पे ज्यादा छोड़ा नहीं था, इसलिए भी बहुत अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिली। तो मैं यहाँ पे मुनाफा वसूल करने की कुछ तो जरूर सलाह दूंगी। मुनाफा वसूल करने की सलाह है विक्रम सोलार में, स्पष्ट रूप से। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और मैम, यहाँ पर अगर हम बात करें पटेल रिटेल को लेकर के, तो वहाँ पर क्या व्यू रहेगा? वहाँ पर लिस्टिंग गेन जो है वो जो है बेहतर मिला है सोलार से, तो यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, पटेल रिटेल की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ का लिस्टिंग गेन बेटर है सोलार से। अभी 2 कारण है। पहली चीज तो ये कि इश्यू साइज कितना छोटा था, सिर्फ 250 करोड़ का, 226 से 243 करोड़ का इश्यू साइज था, मोटा मोटी 250 करोड़ का इश्यू साइज था। अगर मैं यहाँ पे रिटेल की भी बात करूं तो नंबर ऑफ शेयर्स भी सिर्फ 42 लाख शेयर्स थे। तो इश्यू साइज जब छोटा होता है तो कभी कभी इश्यू की लिस्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि उसमें दूसरे कुछ और पैरामीटर्स भी वर्क करते हैं जिनके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगी। हमने इसे दूसरे तीसरे नंबर पे रखा था। आपको भी ध्यान होगा विपुल जी, जब हम रैंकिंग दे रहे थे तो मैंने कहा श्रीजी शिपिंग या पटेल, दोनों में से किसी को भी आप दूसरे तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। तो उस हिसाब की लिस्टिंग भी हुई है। यहाँ पे भी कुछ मुनाफा वसूल करिए, क्योंकि ये प्योर रिटेल कंपनी नहीं है। इनका 45% रिटेल से आता है, 45% नॉन रिटेल से आता है, और 10% ट्रेडिंग से आता है। तो मुझे लगता है कि ये लिस्टिंग तो बहुत अच्छी मानी जाएगी जिस तरह का मूड माहौल है। तो यहाँ पे भी मैं मुनाफा वसूल करने की कुछ तो जरूर सलाह दूंगी, पार्शियली या फिर 60-70% जरूर इसमें प्रॉफिट वसूल करें।
चलिए, तो ये बात पटेल रिटेल को लेकर के। तीसरी कंपनी को भी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और वहाँ पर देखते हैं इस आईपीओ पे मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी श्रीजी शिपिंग को लेकर के। 7-8% का गेन यहाँ पर भी मिला है लिस्टिंग पर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी बिल्कुल, श्रीजी शिपिंग की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो अपसाइड पोटेंशियल था वो ठीक ठाक था, उसी हिसाब की लिस्टिंग हुई है। मैंने साफ बोला था कि कोई भी बड़े फायरवर्क्स हमें किसी भी लिस्टिंग में देखने को नहीं मिलेंगे और ये सारी लिस्टिंग एक ही तरह की हुई है 5 से 10% के बीच में। तो मेरे हिसाब से इधर भी थोड़ा सा मुनाफा वसूल करना चाहिए और इनके सबके पीछे मुनाफा वसूल करने का सिर्फ एक ही कारण है, मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ इन स्टॉक्स पे फंडामेंटल्स कोई बहुत ज्यादा इसमें जैसे हम बोलते हैं कि एक्सट्रीमली सॉलिड वैसे वाले फंडामेंटल्स वाले ये चारों में से कोई भी आईपीओ नहीं था। एक विक्रम सोलर जरूर था लेकिन प्राइसिंग उन्होंने वहां पे पूरी ले ली थी। तो वही है कि कहीं पे कुछ अच्छा कहीं पे कुछ खराब, इन सबका मेल जोल था सभी आईपीओ में, इसलिए हम बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे किसी को लेके। तो बिल्कुल यहाँ पे भी यही सलाह रहेगी, मुनाफा वसूली जरूर करिए। ठीक, चलिए, तो ये बात यहाँ पर श्रीजी शिपिंग को लेकर के। और इस बीच सोनिया कुमारी जी थम जाइए, आपके प्रश्न को बाद में डिस्कस कर लेंगे, तो आप इतनी ज़्यादा मेहनत कॉपी पेस्ट करके मत कीजिए। लेकिन हर्ष के पास अभी चलते हैं और हर्ष से जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो आईपीओस खुले हुए हैं वहाँ पर फंडामेंटल क्या कुछ कह रहे हैं, बताइए हर्ष जी। तो सबसे पहला आईपीओ एनलॉन हेल्थ केयर की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनी, बेसिकली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ इनका बिजनेस है। एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ यहाँ पर फार्मा इंग्रेडिएंट्स से जुड़ी उनकी मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर। साथ ही हम लोग बता दें अगर फॉर्मुलेशन की बात करें यहाँ पर तो मेडिसिन से लेकर न्यूट्राक्यूटिकल्स, पर्सनल केयर और साथ में एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जैसी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ ही यहाँ पर कस्टम्स के हिसाब से कस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से ऑफर करती है। यहाँ पे तमाम तरह के कॉम्प्लेक्स केमिकल्स हो गए और प्योरिटी स्टैंडर्ड्स हो गए, तो तमाम तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। अगर आप देखिए आज से ये खुल गई है यहाँ पे और तारीख हम लोग आप देख ही रहे 29 इसकी आखिरी तारीख है 29 अगस्त। अलॉटमेंट जो है वो मंडे को अगले हफ्ते होता दिखेगा 1 सितंबर को। लिस्टिंग जो है वो वेडनेसडे को सितंबर 3 तारीख को होती दिखेगी। अगर प्राइस बैंड की बात करें, दोनों आईपीओ जो दूसरा भी आईपीओ उनका प्राइस बैंड जो है वो छोटा है। यहाँ पर आप ये देखिए प्राइस बैंड की बात करें तो 86 से लेकर 91 रुपीज़ के आसपास प्रति शेयर का भाव है। लॉट साइज 164 शेयर होंगे और टोटल जो इशू साइज है वो करीब 121 करोड़ का है, यानी कि 1.33 करोड़ शेयर्स इसमें होंगे। टोटली फ्रेश इशू है यहाँ पर और अभी जो है प्री इशू से पहले जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो करीब 70% के आसपास है। यहाँ पे आगे बढ़े, इसके अगर फाइनेंशियल्स को हम लोग देखें यहाँ पे टटोले यहाँ पर, तो फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं आप देखिए। एसेट्स जो हैं यहाँ पर लगातार 2024, 23, 24, 25 में बढ़ते दिख रहे हैं। अगर आप कमाई की बात करें यहाँ पर तो कमाई देखिए 2023 में 113 करोड़ थी, वहाँ से घटी 2024 में, फिर 2025 में बढ़ी, तो करीब करीब यहाँ पर 87% के आसपास का जंप जो है वो आपको कमाई में देखने को मिल सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो देखिए 2023 में 6 करोड़ था, वहाँ से बढ़ा 10 करोड़ हुआ, 2025 में 21 करोड़ हुआ, यानी कि 112 से 115% के आसपास का जंप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखने को मिल सकता है। एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है लगातार। बोरोइंग जो है वो घटी है यहाँ पे, पहले बढ़ी थी 2024 में, फिर वहाँ से वो घटती हुई दिखी है। दूसरे पैरामीटर्स पे भी एक बार फटाफट से ले आते हैं हम लोग एनलॉन हेल्थ केयर की क्या कह रहे हैं पैरामीटर फंडामेंटल्स। तो आप ये देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 16.5% पे है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% के आसपास है, डेट टू इक्विटी जो है वो आधे प्रतिशत के आसपास है, पैट मार्जिन जो है 8.44% और एबिटा मार्जिन जो है 17.5% के आसपास है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो हम लोग प्लेट जो है वो मिस हो गई, लेकिन मैं आपको जानकारी चलिए आगे देखिए आ गई। 5 रुपये प्रति शेयर के भाव यहाँ पर जो है ऊपर जो है यहाँ पे प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है 5.5% के आसपास का यहाँ पे, यानी कि एस्टिमेट जो लिस्टिंग है वो 96 रुपीज़ के भाव पर हो सकती है 5.5% प्रीमियम दिखा रहा है अभी ग्रे मार्केट के अंदर। हमारे पैनल प्रोड्यूसर साहब राजीव जी कह रहे हैं यहाँ पे कोई चीज़ मिस नहीं होती है, तो इसलिए ऐसा मत बोलिए कि मिस हो गई, हमारे तत्पर रहते हैं पूरी तरीके से। मैम आस्था मैम क्या सलाह रहेगी आपकी अभी इस आईपीओ को लेकर के, क्या करना चाहिए? हालांकि अभी ग्रे मार्केट के अंदर प्रीमियम बहुत ज़्यादा उत्साहित तो नहीं है, हालांकि बाजार भी बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला नहीं है, आपकी सलाह क्या रहेगी इस आईपीओ पे? देखिए विपुल जी, उससे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जैम एरोमेटिक्स का आईपीओ भी आज लिस्ट हुआ है, हमने शायद उसकी चर्चा नहीं की। हाँ। उसमें मुनाफा वसूल करने की बिल्कुल सलाह है, वो काफी नीचे आ रहा है लेकिन अभी भी ग्रीन में है। और मैंने जो 4 लिस्टिंग्स की रैंकिंग दी थी, अगर आपको ध्यान हो तो जैम सबसे नीचे था और ये अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। मैं इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे कोई भी व्यूअर को नुकसान हो। जो भी इसमें अभी पॉजिटिव आ रहा है 1% का रिटर्न भी, तो एक बार इसमें मुनाफा वसूल करिए ताकि कैपिटल लूज नहीं हो, जैसे हम यहाँ पे नो ब्रेक इवन या फिर ब्रेक इवन पे ही निकले।
तुरंत तो एग्जिट की काफी सलाह है अच्छा यहाँ पे, तेज था। करंट लेवल पे तुरंत एग्जिट की सलाह मैम की तरफ से दी गई है और यहाँ पे। तुरंत वाला बात नहीं है, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए, फिर अगर एंट्री करनी हो, ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये और तेज हो जाए, लेकिन वो एक रिस्क रहती है। तो मेरे हिसाब से एक कमोडिटी बिजनेस है तो एक बार थोड़ा मुनाफा वसूल करिए। अब हो सकता है बाद में तेज हो गया और हमारा मुनाफा कम हो, लेकिन लॉस तो नहीं होगा। लॉस तो मेरी नहीं। सलाह यही है, लॉस मत करिए, मुनाफा कम करेंगे तो आगे दूसरे आईपीओ में लगा पाएंगे, कैपिटल बची रही तो। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी सलाह आपकी। तो ये फिलहाल के लिए राय निकल करके आ रही है, इसको बिल्कुल फॉलो कीजिए। अब मैम इस आईपीओ पे बात कर लेते हैं। ग्रे मार्केट के अंदर हम देख रहे हैं कि एनलॉन में प्रीमियम थोड़ा सा सुस्त दिखाई दे रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, मैं कभी भी ग्रे मार्केट के प्रीमियम को फॉलो नहीं करती। मैं हमेशा इस बात पे अपनी राय रखती हूँ, तो वहां तो मैं चर्चा नहीं करूंगी। मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करती हूँ। 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ल्यूक्सोप्रोफेन करके। ये एक केमिकल्स बेसिकली ये जो बनाते हैं, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं, एडवांस एपीआईज वगैरह बनाते हैं, जो कि एपीआई रॉ मटेरियल के तौर पे काम में आता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी जाता है, पर्सनल केयर में भी जाता है। तो इनका जो एक प्रोडक्ट है लक्सोप्रोफेन करके, सोडियम डाइहाइड्राइड, बेसिकली ये इनका की प्रोडक्ट है, जो कि जहां तक मुझे ध्यान आता है कि ये काम में आता है दवा बनाने के, जो भी हमारे आर्थराइटिस के पेन वगैरह होते हैं उनको रिलीफ देने के लिए, इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह को रिलीफ देने के लिए, तो वो एक मेन ये प्रोडक्ट बनाते हैं। अब अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं, फाइनेंशियल्स यहाँ पे ठीक ठाक है, कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे मैनेजमेंट ने देखिए टेबल पे छोड़ा नहीं है। प्राइसिंग इन्होंने 23-24 के मल्टीपल पे ये लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइसिंग भी मुझे फुल लग रही है। तो बहुत ही छोटे मोटे गेन के लिए लगाना हो तो इसमें लगाया जा सकता है, हमारी तरफ से ये सलाह है। या फिर लंबी अवधि के लिए, क्योंकि छोटा साइज है, 120 करोड़ का इश्यू साइज है, तो ऐसे जब छोटे साइज के आईपीओ आते हैं तो वहां पे लिस्टिंग किस तरह की उठापटक होती है वो कोई भी यहाँ पे निश्चित नहीं कर सकता। छोटे साइज के आईपीओ की वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होते हैं पहले दिन, तो वो एक अलग चीज है। उसके अगर उसको ध्यान में नहीं रखा जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सिर्फ बहुत ही लिमिटेड छोटा नजरिया हो कि लिमिटेड लिस्टिंग गेन में भी खुश है तो ही इसमें लगाइए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने की सलाह। ठीक, ये बात एनलॉन को लेकर के है। और अगली कंपनी के लिए, अगले आईपीओ के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। जी, अगली कंपनी है विकर्ण इंजीनियरिंग। और हम लोग जो बात कर रहे थे लगातार कि कौन सा जो आईपीओ जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ रहा है, तो इस कंपनी का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, ईपीसी कंपनी है बेसिकली। और जो 3 सेक्टर खास तौर पर जो निवेशकों के रडार पर रहते हैं, पहला वाटर, यहाँ पे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, और सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, और एनटीपीसी जैसे बड़े बड़े क्लाइंट जो हैं इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर वही सेम तारीख है। यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो 3 सितंबर को होती दिखी, अलॉटमेंट 1 तारीख को, 1 सितंबर को होता दिखेगा। इशू प्राइस बैंड की अगर हम लोग बात करें, प्राइस बैंड क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए 92 से लेकर 97 लगभग उसी के आसपास जो इससे पहले वाला आईपीओ था। लॉट साइज 148 है यहाँ पर। टोटल इशू साइज जो है यहाँ पर 772 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू जो है 721 करोड़ के आसपास है, और ऑफर फॉर सेल बहुत ही सीमित है, यहाँ पर करीब 51 करोड़ के आसपास का है यहाँ पर। इसके अलावा अगर इसके फाइनेंशियल्स को टटोला जाए तो आप देखिए एसेट्स में जो है लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है साल दर साल के हिसाब से। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 2023 में बढ़ते 529 करोड़ था, 2024 में 790 करोड़ के पार निकला, 2025 में यहाँ पर 922 करोड़ के आसपास, यानी कि 15 से 16% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2024 से 25 के बीच में अगर कंपेयर करें तो 4% का जंप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ोतरी हो रही है। एबिटा में देखें, एबिटा में ग्रोथ दिख रही है। बोरोइंग जो है वो हालांकि यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। आगे बढ़े हम लोग और आगे चीज़ें देखें विक्रम इंजीनियरिंग की, तो आप देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पे। ये अभी कल जो था वो 18 रुपये था, अभी ये 19 है, लेकिन जब मैं अभी 2 मिनट पहले मैंने देखा तो वो करीब करीब 22% हो गया है यहाँ पर, यानी कि 19.5 जो परसेंट है वो बढ़कर 22% के आसपास पहुँच गया। करीब करीब 116 के जो यहाँ पे भाव दिख रहा है, 120 के आसपास लिस्टिंग गेन्स होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। चलिए ठीक है। तो मैम आप तो खैर नहीं ट्रैक करती हैं, लेकिन हम लोग देखते रहते हैं क्या चल रहा है ग्रे मार्केट में। लेकिन अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपकी सलाह क्या है? क्या फंडामेंटल सपोर्ट कर रहे हैं इसको, और प्राइस बैंड जो रखा गया है वो आप उससे सहमत हैं? जी बिल्कुल, देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग ईपीसी कंपनी है ये, बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है, और वाटर वर्टिकल्स और वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में बिल्कुल इनका काम है, एनर्जी, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ऑर्डर बुक काफी अच्छी लगी, ऑर्डर बुक तकरीबन 2.5 गुना हम मान सकते हैं, 2.4 टाइम्स है FY25 के जो इन्होंने फाइनेंशियल्स दिए हैं, 915 करोड़ की रेवेन्यू।
तो उस हिसाब से 2000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो उसका 2.5 गुना है, तो वो एक अच्छा यहाँ पे संकेत देता है रेवेन्यू विजिबिलिटी का। ऑर्डर बुक अच्छी है, फाइनेंशियल्स में ग्रोथ काफी बढ़िया लगी हमें, और वैल्यूएशन भी यहाँ पे ठीक ठाक है। वैसे तो 32 के पी मल्टीपल पे आ रहे हैं, लेकिन बाकी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उस हिसाब से इनके कंपेटिटर्स के हिसाब से ठीक ठाक वैल्यूएशन है। तो ये आईपीओ हमें अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इसमें सब्सक्राइब करने की यहाँ पे राय हमारी तरफ से है। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए भी लगाइए। तो इस आईपीओ में क्योंकि ऑर्डर बुक हमें काफी पसंद आ रही है, तो एक अच्छा आईपीओ हो सकता है लिस्टिंग एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। दोनों लिहाज से मैम, लिस्टिंग इन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी ना। जी बिल्कुल। और इन दो आईपीओ में से आपको ज़्यादा बेटर विक्रांत लग रहा है, ये मान के चले? हाँ बिल्कुल। देखिए विक्रांत का आईपीओ साइज भी थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू एनलॉन। तो जब साइज बड़ा होता है तो हमें ये भी देखना पड़ता है अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, क्योंकि अगर अलॉटमेंट ही नहीं आएगा तो फिर करेंगे क्या। तो उस सूरत में साइज बड़ा है तो अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ बेटर हैं। वो सिर्फ 120 करोड़ का है और ये तकरीबन 772 करोड़ का इश्यू है, तो उस हिसाब से अच्छा है। फंडामेंटली काफी अच्छा लग रहा है, बेटर देन एनलॉन लग रहा है, तो दोनों नजरिए से अच्छा है। लेकिन एक ही चीज है, एनलॉन क्योंकि छोटा इश्यू होता है, मैं फिर बोल रही हूँ, उस दिन लिस्टिंग के दिन ट्रेड टू ट्रेड में जब लिस्ट होता है तो वो किसी भी तरह का मूव दिखा सकता है, उसके लिए फंडामेंटल जिम्मेदार नहीं होते, तो उस चीज को आप ध्यान में मत रखिए। लेकिन वैसे विक्रांत इंजीनियरिंग हमारी पहली चॉइस है और विक्रांत इंजीनियरिंग में बिल्कुल लगाने की सलाह है। और अगर हमको दोनों के पास, जिनके पास पैसे लगाने के लिए हों, वो दोनों आईपीओ में पैसे लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, लेकिन एनलॉन में मैं अभी भी बोलूंगी छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होने की ही उम्मीद है। ठीक है, हाँ, मतलब हर एंगल से चीज़ों को पता लग जाए ताकि दर्शक जो है एक इन्फॉर्म डिसीजन जो है वो ले सकें। तो हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मैम जो है आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? जो भी आज हमने यहाँ पे स्टॉक्स डिस्कस किए, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को इसमें रिकमेंडेशन दिए गए हों। धन्यवाद विपुल जी मुझे बुलाने। धन्यवाद आपका मैम आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, आईपीओ बाजार की हलचल बताने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस सेगमेंट को करते हैं यहाँ पर समाप्त।